नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर भिलाई नगर से है, जहां कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यादव की दायर की गई एसएलपी याचिका को निरस्त कर दिया है और जिससे कि मामला अब पुनः बिलासपुर हाईकोर्ट में ही चलेगा। आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह याचिका पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की दायर की गई थी और जिसमें कि आरोप लगाया गया था कि यादव ने निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अपनी संपत्ति और पहले से दर्ज मामलों की सही जानकारी को छुपाया। और जहां याचिका में यह भी आरोप है कि वायरल हुई अश्लील एमएमएस की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर गलत इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि यादव ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में भी ही जो है वो चलेगी और जिससे कि प्रदेश के राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा जिले से है, जहां यादव समाज ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर रैली निकाली और जहां महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि ज्ञापन में आरोप है कि फिल्म निर्माता अंकिता भंडाना और संदीप तोमर की इस फिल्म में एक यादव लड़की और मुसलमान लड़के के काल्पनिक प्रेम प्रसंग को चित्रित किया गया है, जो कि यादव समाज की बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ है। और जहां समाज का कहना है कि फिल्म का नाम और कहानी उनकी भावनाओं को आहत कर रही है और जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को जताया गया है। तो वहीं यादव समाज ने सरकार से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और इसके नाम में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन को करेंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरकार की होगी। लव स्टोरी करके फिल्म बना है, उसमें यादव समाज का अपमान किया गया है। उस अपमान के तहत पूरा आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसे जाति विशेष को लेकर के फिल्म बनाना अनुचित है, जाति अपमान है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। अब खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला और जिसके बाद आपको बताते चले कि हाईकोर्ट परिसर को निशाना बनाए जाने की बात को भी कहा गया है। और जहां धमकी मिलने के बाद पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई और जहां सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया, तो वहीं जिला पुलिस बल के तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि एंटी एगिस्ट की भी सुरक्षा पूरे तरीके से बढ़ा दी गई है और जहां शुरुआती जांच में यह धमकी फर्जी पाई गई, तो वहीं बलौदाबाजार जिला सत्र न्यायालय को भेजे गए संदिग्ध ईमेल में साइनाइड गैस और आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की धमकी दी गई थी और जहां मेल में जज और अन्य कर्मचारियों को न्यायालय से बाहर निकालने की भी चेतावनी दी गई थी। हाल ही में आपको बताते चलें कि ये लगातार चेतावनियों का दौर जो है वो देश भर में जारी है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में पूरे तरीके से जांच की गई और जिसमें कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। ना आज प्राप्त हुई है और पूर्ण गंभीरता से लेते हुए अभी हमारी जो बीडीएस टीम्स हैं वहाँ पे इवैक्यूएट करके पूरी ड्रिल्स कर रही हैं और जिन आईडी से ये ईमेल आई है उसके लिए भी आवश्यक कार्यवाही उसको ट्रैक डाउन करने की जा रही है। अब खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां प्रयास अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने एक अभिनव कदम उठाया है और अब जिले के सभी थाना और चौकियों में क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिससे कि आगंतुक और फरियादी अपना फीडबैक फॉर्म भर सकेंगे। और इस पहल का उद्देश्य पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार, तो वहीं शिकायतों की गंभीरता से कार्रवाई के साथ साथ आमजनों का पुलिस पर विश्वास बढ़ाना है। क्यूआर कोड के जरिए फीडबैक से थाने और चौकियों के कार्यों में सुधार होगा, तो वहीं आमजन पुलिस के कार्यों पर अपनी राय को भी साझा कर सकेंगे। और जहां पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पर कहना है कि यह प्रक्रिया पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी, तो वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी आमजनों का सहयोग सुनिश्चित होगा। और जहां फीडबैक के आधार पर संबंधित थाना प्रभारी को भी सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस एसपी ऑफिस के द्वारा एक प्रयास जो एक क्यूआर बेस्ड फीडबैक सिस्टम है उसको सभी थानों में और हमारे
सभी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स में उसको लॉन्च किया जा रहा है। ये एक क्यूआर सिस्टम है जिसके माध्यम से जो है जो भी हमारे नागरिकगण हैं जो अपनी विभिन्न कारणों के कारण हमारे यूनिट्स पुलिस यूनिट्स को विजिट करते हैं, वो अपनी फीडबैक के माध्यम से दे पाएंगे। इसके लिए एसपी ऑफिस में एक विशेष सेल का गठन किया गया है। जो ये फीडबैक है जो अनोनिमस भी दी जा सकती है, उसको जो है एनालाइज करके किस प्रकार से हमारे यूनिट्स में और सुधार किया जा सके और थाना स्तर पे जो शिकायतकर्ता आते हैं उनके अनुभव को और कैसे प्रिय किया जा सके, कैसे वो बेटर किया जा सके, उस दिशा में ये एक पहल की जा रही है। अब खबर बीजापुर से है, जहां बाल सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि बाल सुरक्षा तंत्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और जहां उन्होंने बाल गृहों की स्थिति की समीक्षा की, तो वहीं नशा मुक्ति के साथ साथ काउंसलिंग कर विशेष ध्यान देने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। इसके अलावा बाल सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन प्रचार, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी की जानकारी प्रदर्शित करने का आदेश भी उनकी ओर से जारी किया गया है। जहां डॉक्टर शर्मा का कहना है कि बाल सुरक्षा तंत्र को संवेदनशील और समन्वय के साथ और भी मजबूत किया जाएगा ताकि बच्चों के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके। अब खबर कांकेर से है, जहां छिंदरपदर गांव में माओवादी डीवीसीएम मासे बरसा में AK-47 के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया गया है। जानकारी देते चले कि मासे बारसा जो कि 2003 से अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर के माओवादी संगठन का हिस्सा रही है और जहां अब मुख्यधारा में लौटने का फैसला उनकी ओर से लिया गया है। आपको बता दें कि जंगल से निकलकर कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा के पास उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जहां मासे के समर्पण के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जहां उसके पूरे तरीके से औपचारिक कार्रवाई भी बताई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर भिलाई दुर्ग से है, जहां पर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह को पकड़ लिया है। उनका पर्दाफाश उनकी ओर से किया गया। आपको बता दें कि गिरोह ने 31 चोरी की गई बाइकें चुराई थी और जहां जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 31 लाख रुपए आंकी गई है। बताते चले कि पुलिस ने मुख्य आरोपी जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। जहां चोरी का सिलसिला लगातार 2024 से जारी था और अब आरोपी बाइक के कुरी जशपुर में अपने साथियों के माध्यम से बेचता था और जहां पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कुल 31 बाइकें भी बरामद की गई हैं और जिसमें भिलाई भट्टी और रायपुर क्षेत्र से चोरी की गई बाइकें भी शामिल हैं। थाना भिलाई भट्टी क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की सूचना मिल रही थी। लगभग 23 वाहन चोरी हो चुके थे, जिस पर लगातार हमने उस क्षेत्र में अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, जिस पे हमको एक मेन आरोपी के बारे में पता चला जिसका नाम था ई पापा राव। जब उससे पूछताछ की गई तो 2 अन्य आरोपियों की भी जानकारी मिली, जिनसे हमने टोटल 31 वाहन जब्त किए हैं और आगे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब खबर गोरेला पेंड्रा से है, जहां मरवाही जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बताते चले कि खुरपा गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें 40 से अधिक ग्रामीण सवार थे और जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह हादसा बधोरी के बरोर गाँव के पास एक शादी समारोह में शामिल होने के दौरान हुआ और जहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन तेज गति में था और अचानक से ही वह नियंत्रण को खो बैठा और जैसे कि वाहन पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को बाहर निकाला गया और जहां एम्बुलेंस के जरिए उन्हें जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। जानकारी देते चले कि चिकित्सकों के अनुसार अधिकतर घायलों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ के हालात अभी भी बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। करीब 22 लोग यहाँ पे टोटल 22 लोग भर्ती हुए हैं घायल अवस्था में, जिसमें से 18 पुरुष हैं और 4 बच्चे हैं और उनमें 18 पुरुष में कम से कम 4 की हालत बहुत गंभीर है, जिसमें 2 तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति को लगता है दिमाग की नस फट गई तो आधा पैरालिसिस है
और एक केस में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब खबर कोरबा से है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्ची मामूली सर्दी जुकाम के कारण अस्पताल लाई गई थी और जहां नर्सों ने उसका इलाज शुरू कर दिया तो वहीं नर्सों ने उसे भाप देने के बाद कुंदोला चढ़ा दिया और जहां एक इंजेक्शन दिया गया, जहां आपको बताते चले कि जिसके बाद बच्चे के हालात बेहद ही बिगड़ने लगे और जहां वह कोमा में चली गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया तो वहीं अस्पताल की लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया है और जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की बजाय नर्सों के द्वारा इलाज किया गया था और जिससे कि बच्ची की जान चली गई है। मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया और जिसके बाद जिला अस्पताल के CMHO ने भी इस पे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर भिलाई से है, जहां सेक्टर 6 स्थित शिरनी साई बाबा मंदिर में बुधवार की रात डकैती की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आपको बताते चलें कि करीब 7 नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर में घुसकर सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाया, उसकी पिटाई की गई। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व दान पेटी का नकदी लूट ली गई है। आपको बताते चलें कि बदमाशों ने पहले मंदिर के मुख्य गेट के ताले को तोड़ा और उसके बाद CCTV कैमरे की तार को काट दिया गया और जिसके बाद गार्ड को बांधकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया गया और जहां साईं बाबा के आभूषण भी उतार लिए गए हैं तो वहीं चोरों ने CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए और जहां पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जहां पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां टिहरी गढ़वाल में शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी को आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मैं देख रहा हूं जब शक्तिलाल जी आए थे मेरे पास तो बोले कि वो छोटा सा कार्यक्रम हो जाएगा, आप आ जाइए और भूमि पूजन जब इसका पैसा आ गया है, स्वीकृति हो गई है, तो भूमि पूजन एक आपके हाथ से हो जाएगा तो क्षेत्र में सभी को पता लग जाएगा कि ये हॉस्पिटल बनना प्रारंभ हो गया है। तो मैं सोच रहा था आने से पहले कि छोटा सा कह रहे हैं तो 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे या 400 लोग होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। सच में मैं आप सबके बीच में आकर अपने आप को, अपने परिवारजनों के बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सच में मुझे बहुत अपनेपन की अनुभूति हो रही है और आप सब लोगों का इसी प्रकार का स्नेह, यही स्नेह है जो मुझे प्रदेश की सेवा में अनवरत रूप से काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं देखता हूं वैसे तो इनको समय मिलता तो मुझे लगता है कि इन्होंने लगभग 37 जो है प्रमुख मांगे इस क्षेत्र की यहां पर आप सबके सामने पढ़कर मुझे सुनाई। लेकिन ये जब भी देहरादून आते हैं बस ये है कि समय मेरा कम लेते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि 5-10 मिनट में अपनी बात करके चले जाते हैं, जानते हैं कि और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तब ये क्षेत्र की कोई न कोई विकास से संबंधित समस्या ही लेकर आते हैं या विकास के कामों को लेकर आते हैं और हमेशा उनके लिए चिंतित रहते हैं। और मुझे शक्तिलाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बताया कि यहाँ क्या क्या समस्या है, यहाँ कितनी परेशानियां हैं। तो मुझे जानकर बहुत, सच में बहुत पीड़ा हुई कि आज हमारे बहुत दूर दराज के क्षेत्रों के गांवों में, पहाड़ों में हमारी माताओं को, बहनों को सामान्य उपचार के लिए भी, छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, दूर तक जाना पड़ता है। साथ ही उन्हें वहां पर डॉक्टर कम है, आवश्यक दवाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, इलाज नहीं मिल पाता है और आपातकालीन सेवा में एम्बुलेंस भी
नहीं मिल पाती, पहुंचने में उसको भी काफी देर लग जाती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने पिलखी स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने के साथ ही भिलंगना ब्लॉक के घगी गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्माण करने की भी घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम घनसाली भिलंगना क्षेत्र में लगभग 41 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें 8 परियोजनाएं हैं, उनका आज यहाँ पर हमने लोकार्पण शिलान्यास भी किया है हमारे पंडित जी ने। मैं तो उनसे कह रहा था कि आज मैं तो आ ही रहा था, महाराज जी भी साथ में आ गए, तो मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो मैं कहता हूं उनके अन्य कार्यक्रम भी लगे, थोड़ा पंडित जी थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, जैसे हमने कहा यथाशक्ति कर दीजिए। तो पंडित जी ने बहुत विधि विधान से जो है यहाँ पर इन योजनाओं का शिलान्यास करवा दिया, और अच्छा भी है। हम लोग सब सनातन को मानने वाले, भगवान पर आस्था रखने वाले लोग हैं, और विधि विधान से पूजा होती है, विधि विधान से संकल्प भी पंडित जी करवाते हैं। और मेरा तो हमेशा ही संकल्प रहता है कि जो भी योजना शुरू हो गई है, जिसका शिलान्यास हो गया है, वो योजना रुकनी नहीं चाहिए, वो योजना पूरी होनी चाहिए भाइयों बहनों। और मुझे पूरा विश्वास है ये सभी काम जो आज यहाँ पर हो रहे हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके प्रारंभ होने से आसपास के सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं निकट ही उपलब्ध हो पाएंगी, उनको आसानी से समय पर उपचार मिल सकेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का है, दुर्गम पहाड़ियों का है, और इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से हमने लंबे समय तक संसाधनों की कमी देखी है, उपेक्षा देखी है, और लंबे समय तक यहाँ पर उपेक्षाएं रही हैं। यहाँ का जो बुनियादी सुविधाएं उनका अभाव रहा है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, शिक्षा हो, संचार हो, इसके लिए लंबा संघर्ष यहाँ करना पड़ा है। और जब किसी माँ को रात में अंधेरे में बीमार बच्चे को लेकर अपने घर से दूर जाना पड़ता है, पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, तो विकास का कमी का दर्द अधिक महसूस होता है। और हम उसी पीड़ा को समाप्त करने का आज प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी इन सबको बहुत नजदीक से देखा है, और मैं जब आ रहा था मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बचपन की बात बताऊं आपको। मुझे लगता है कि मेरी उम्र 4 या 5 साल की रही होगी। मेरी माँ का मायका लगभग 12 घंटे चलने के बाद पैदल अपने मायके पहुंचती थी, मेरे मामा के घर, मेरे नाना के यहाँ। और मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मैं भी माँ के पीछे 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 जा रहा था। तो एक जगह पर छोटा सा गधेरा जैसा आया, तो माँ ने, चूंकि माँ अब 70-72 साल की हैं, तो उस समय उनकी उम्र रही होगी लगभग 20-22 साल। तो उन्होंने कूद मारी, एक पत्थर से दूसरे पत्थर में गई, और मैंने भी पीछे पीछे मैंने भी कूद मार दी। और मेरे बाल भी थे बड़े से, तो उस समय हमारे यहाँ जो बाल भी जो है काफी दिनों में कटते थे, वो उसके लिए भी एक संस्कार होता था बड़ा सुना। तो मैंने जैसे कूद मारी तो माँ तो आगे निकल गई और मैं पत्थर में गिर गया। मेरा सर जो है बिल्कुल पत्थर में लग गया, और बिल्कुल वो खून निकलने लगा मेरे सर से, और मैं थोड़ा रोया होगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन पता नहीं वहीं पर एक देवी का थान था, शिव जी का मंदिर था। थोड़ा खून निकला मेरा और मुझे ध्यान नहीं है। फिर मेरी माँ ने अपनी धोती फाड़ी और धोती से ही मेरा सर बांध दिया। मेरा निशान आज तक भी है मेरे सर में। तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद कोई दवाई भी नहीं ली मैंने, कोई वो भी नहीं ली। इस प्रकार की परेशानियां हमारे यहाँ शुरू से रही हैं। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। मैं तो इन सबको देखते हुए जीवन आगे बढ़ा है, और इसलिए मुझे लगता है कि जब ये सब काम हो जाएंगे, जल्दी पूरे हो जाएंगे,
तो निश्चित रूप से जिसके लिए आपके विधायक शक्तिलाल जी प्रयास कर रहे हैं, ये काम पूरे होंगे तो ये सब परेशानियां कम होंगी, आप लोगों की समस्याओं में कमी आएगी और ये जल्दी ही होगा, क्योंकि हम लोग जो भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अवश्य करते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा जब योजनाएं बनती तो थी, पहले घोषणाएं होती तो थी, लेकिन योजनाएं बीच में ही रुक जाती थी, घोषणाएं पूरी नहीं होती थी, शिलान्यास हो जाते थे लेकिन उन योजनाओं का कभी लोकार्पण नहीं होता था और विकास केवल फाइलों में घूमता रहता था। और कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने एक बार स्वीकार किया, वो कहते थे कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे ही रह जाता है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कल्चर बदल गया और अगर अब 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधे उस खाते में पहुंचता है जो उसका हकदार होता है। और आज मैं आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले, इससे पहले मैं नया महोत्सव में गया था पौड़ी जनपद में, उससे पहले देहरादून में एक कार्यक्रम में था। नंदा गौरा योजना जो हमने प्रारंभ करी थी 2017 में, 11,000 रुपये बेटी के पैदा होते हुए, और जब उसकी परीक्षा 12वीं तक की पूरी हो जाती है, पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए जाती है, तो 51,000 रुपये उसको प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। आज 1,142 करोड़ रुपया मैं आज उन बेटियों के खातों में हस्तांतरित करने के बाद यहां आया हूं भाइयों बहनों। ये कल्चर आज डबल इंजन की सरकार की ताकत है। प्रत्येक योजना का लाभ सीधे पहाड़ के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसको आवश्यकता है उस तक पहुंच रहा है। चिकित्सा केंद्र की उच्चीकरण की बात ले लीजिए, इसके उच्चीकरण के बाद अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। साथ ही आप लोगों का समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी गंभीर स्थिति में जीवन भी बचेगा भाइयों बहनों। ये इसके फायदे होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शक्तिलाल जी ने इतना प्रयास किया है आप सबके कहने कर, आपकी जरूरतों के लिए, ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत पहले इन सब पर काम हो जाना चाहिए था। और बसों तक, पहाड़ों से लेकर शहरों तक इलाज के लिए भटकना हमारी नीति थी। भाइयों बहनों, ये संसाधनों की कमी नहीं थी, पहले भी ये सब काम हो सकते थे, लेकिन उस समय में इच्छा शक्ति की कमियां होती थी, लोग करना नहीं चाहते थे। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश के अंदर चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना हो, सहायताएं पहुंचनी हो, सब पहुंच रही हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से अधिक आज सुदृढ़ किया जा रहा है। एम्स जैसे तो आप टिहरी गढ़वाल से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।